नमस्कार। राजस्थान में भी उपचुनाव को लेकर के लगातार पूरी तरह से मैदान सज चुका है। इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट का अनाउंसमेंट हो, डिक्लेरेशन हो और उसके बाद स्थितियां साफ हो जाए। तो देर रात होते होते कल कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई और हालांकि काफ़ी इंतज़ार के बाद आई। तो कयास ये भी थे कि आखिर इतना इंतज़ार क्यों हुआ, क्या वजह रही। लेकिन अब जो धरातल पर स्थितियां हैं इन उपचुनाव को लेकर के, 7 सीटों पर उपचुनाव और इनको लेकर के समीकरण क्या बन रहे हैं, एक एक सीटों के जरिए जरा हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है रविंद्र। और सबसे पहले रविंद्र, 84 विधानसभा सीट की बात करते हैं जहां पर उपचुनाव को लेकर के लगातार पहले दिन से माहौल था, अब माहौल क्या है? देखिए, माहौल आपने अगर सीटों की बात करी, कांग्रेस ने आधी रात को ये लिस्ट जारी की और सातों के सातों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। एक चीज खास साफ हो चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा की तरह न तो बीएपी से है ना ही आरएलपी से है। अपने दम पर सातों प्रत्याशी एक साथ, भले ही देर से सही, भले ही आधी रात को सही, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। पता चल रहा है कि कहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, सीधी टक्कर है, कहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बीएपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रहा है, या फिर आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। आरएलपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि आरएलपी शायद ये मानकर चल रही थी, हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा जा रहा था कि उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान से जाकर बातचीत की थी, मुलाकात की थी। वो इस उम्मीद में थे कि शायद कांग्रेस की तरफ से खींवसर में उनको समर्थन मिल जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। 84 की आप बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। 84 सीट पर कारीलाल ननुमा बीजेपी की तरफ से विधायक के लिए टक्कर और जोर आजमाइश करेंगे। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने महेश रोथ को अपना प्रत्याशी बनाया। यहां पर मुकाबला प्रधान वर्सेस सरपंच का है, क्योंकि एक प्रधान है तो दूसरे सरपंच हैं और पहले ही बीएपी की तरफ से अनिल कटारा के नाम का ऐलान हो गया था। तो कुल मिलाकर 84 सीट पर यह त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा। एक बात इसमें खास ये निकलकर सामने है कि सुशील कटारा या उनके परिवार 1992 से बीजेपी की तरफ से टिकट पाते रहे हैं। इस बार बीजेपी ने उनको टिकट ना देकर कारीलाल ननुमा को टिकट दिया है, जो कि एक सीमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान है। तो बीजेपी एक तरह से कहें कि अब सुशील कटारा परिवार से आगे की सोच रही है, एक नई रणनीति पर काम कर रही है और नाराजगी पहले भी 3 सीटों पर वो दूर कर चुके हैं। अगर सुशील कटारा के परिवार की नाराजगी आएगी तो भजनलाल शर्मा अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि नाराजगी दूर कैसे करनी है। मेरे हिसाब से 84 का भी ये समीकरण है। आप बताइए। बिल्कुल, 84 के समीकरण की बात की, थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है। वो ये कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीएपी की बात कीजिए या फिर आप बीजेपी की बात कीजिए या कांग्रेस की बात कीजिए, युवाओं पर ज्यादा भरोसा इस विधानसभा सीट पर दिखता है। और वो बताता है कि जो पुराने नेता हैं उनकी बजाय अब युवा नेताओं की और जो राजकुमार रौत इसका एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, राजकुमार रौत एक आइडियल कह सकते हैं इस विधानसभा के लिहाज से, क्योंकि जब वो यहाँ से निकले और उसके बाद सांसद तक का उन्होंने सफर तय किया तो बहुत कम उम्र में। तो ये एक जागरूकता की लहर की कहिए या फिर राजनीतिक दलों का नया प्रयोग कहिए कि इस तरह से अब युवाओं पर भरोसा जताया गया है। आपने जिक्र किया कारीलाल का, सीमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान, और साथ ही साथ अब जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो सीधा सीधा बाप बीजेपी और कांग्रेस के भीतर है। अब ये बात है कि यहाँ पर मुद्दे क्या हावी रहने वाले। रविंद्र, आपको लगता है कि कुछ सरकार के काम चलेंगे या फिर इस इलाके में, आदिवासी इलाके में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो मुद्दा होगा? धरातल पर कैसे अब इस चुनाव को आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव मुद्दों के लिहाज से बताइए थोड़ा। देखिए, इस सीट की अगर बात करें, 84 की सिटिंग विधायक बीएपी के हैं और बीएपी हर लिहाज से इस क्षेत्र में, अगर हम वागड़ के इस इलाके की बात करें, हमने लगातार देखा कि राजकुमार रौत की तरफ से आदिवासियों की पंचायत, उनके कई सारे कार्यक्रम आयोजित करते गए हैं। मानगढ़ धाम में हमने देखा, भील प्रदेश की लगातार वो मांग रख रहे हैं। वो लगातार आक्रामक एक सिरे से कांग्रेस और बीजेपी पर है, यानी कि बीएपी साफ तौर पर एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस वोट बैंक को अपनी तरफ लाना चाहती है। ये एक उनकी बड़ी रणनीति। अब बीजेपी की तरफ से यहां अपनी काम किए हुए जो हैं उनको गिनाया जाएगा। अभी तक 10 महीनों में आदिवासियों के लिए बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किया गया वो बताया जाएगा। और कांग्रेस के लिए यहां पर दो तरफा मुकाबला है। उनको न सिर्फ राजकुमार रौत की पार्टी बीएपी के प्रत्याशी को लेकर बताना होगा कि भाई आपका इस बार क्यों गठबंधन नहीं हो पाया, आपको यह भी समझाना होगा कि बीजेपी ने किस तरह से 10 महीने में काम नहीं किया है, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है उसको किस तरह से लेकर आते हैं। तो कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती मुझे इस सीट पर अपनी बात जनता तक, वोटर तक ले जाने के लिए लगती है। और जहां तक बीएपी की बात है तो आदिवासी और सरकार की नाकामी, और इससे पहले
कांग्रेस सरकार की नाकामियों को वो लेकर जाएंगे। इसलिए पिच उनके लिए थोड़ी मुद्दों के लिहाज से बीएपी के मुझे मुफीद सी लगती है। पक्ष में लगती है आपको। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक तो बाहर जो मुद्दे दिख रहे होते हैं और एक जो भीतर मुद्दे चल रहे होते हैं जनता के भीतर धरातल पर, कि आखिरकार कई सालों से जिनकी सरकार रही वो काम नहीं करवा पाए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर यह है कि आरएसएस और बीजेपी इस इलाके में लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसका असर अब की बार के विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी सरकार को मिल सकता है, उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से वहाँ पर एक कैंपेन के तौर पर काम किया जा रहा है आदिवासी इलाके में भी। आप इसको देखा भी होगा आपने, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष रहे हों या बीजेपी के अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले ही बनाए गए प्रभारी रहे हों, उन्होंने लगातार डेरा डालकर इस क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहीं मोबिलाइज किया, उनको एकजुट किया और मुद्दे क्या हैं, क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, उसको लेकर वहाँ पर काम किया। तो बीजेपी ने काम पहले से शुरू किया, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है एक ऐसी पार्टी है 24/7 मोड में वो काम करती है, उसके लिए हर वक्त, हर रोज, हर घंटे चुनाव रहता है। उस लिहाज से बीजेपी की टीम की तरफ से तैयारी की गई, लेकिन वो कितनी बात आगे तक पहुंचा पाए हैं ये एक बड़ा फैक्टर है। चूंकि देखो हेमंत, हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीटें एक बात और थोड़ा सा जोड़ना, मैं आपको माफी चाहता हूं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यहां पर इस बार जो है वो जनता को ऐसे नेता देखने को मिलेंगे जो धरातल से जुड़े हुए, जैसे एक सरपंच है वो सीधे अंदरूनी मुद्दों से जुड़ा हुआ है, एक प्रधान है वो सीधे अंदरूनी मुद्दों से जुड़ा हुआ है, बाप लगातार धरातल पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय लेवल के या राज्य लेवल के मुद्दों से हट करके यहाँ पर जो चुनाव का जो लहर देखने को मिलेगा या जो मुद्दे देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल स्थायी देखने को मिलेंगे और वोट उसी के ऊपर जाएंगे। अब अगले वाली सीट की हम बात कर लेते हैं, सलूम्बर सीट जो है, सलूम्बर भी बड़ी चर्चाओं में रही रविंद्र। सलूम्बर भी बहुत चर्चा में है और सलूम्बर की लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिए बीजेपी की तरफ से अमृतलाल मीणा स्वर्गवासी, उनकी पत्नी अब शांता देवी मीणा जी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने उन पर दांव आजमाया, क्योंकि अमूमन देखने में यही आता है कि जब किसी सिटिंग जनप्रतिनिधि का स्वर्गवास होता है, देहांत होता है, तो उन्हीं के परिवार से किसी को टिकट दिया जाता है ताकि सहानुभूति वोट पार्टी को मिल सकें और उनके प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकें। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से रेशमा मीणा को यहां पर टिकट दिया गया है, जो कल की रात में, गुरुवार की रात को जो, माफ कीजिएगा, बुधवार की रात को जो लिस्ट आई है। तीसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, बीएपी की बात करें तो जितेश कटारा को यहां पर टिकट दिया गया। और एक बात और यहां पर खास बताना चाहेंगे, चाहे 84 की विधानसभा सीट हो या सलूम्बर की विधानसभा सीट हो, दोनों ही सीटों पर बीएपी ने लोकतांत्रिक तरीके से, जैसा उनका कहना है कि इन प्रत्याशियों के चयन के लिए जो दावेदार थे, जो उम्मीदवार थे, उनको अपने कार्यकर्ताओं से वोट दिलवाकर वोटिंग कराकर ये तय किया है कि कौन उम्मीदवार होगा, प्रत्याशी होगा। तो लिहाजा देखा जाए तो 84 और सलूम्बर के मुद्दे आदिवासियों से जुड़े होंगे, क्योंकि ये अगर उदयपुर जिले की हम मेवाड़ की बेल्ट की बात करें, बांसवाड़ा से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ वागड़ से जुड़ी हुई है, लेकिन मुद्दे ये रहेंगे। सहानुभूति लहर कितनी चलती है ये एक बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन सहानुभूति लहर के भरोसे बीजेपी को नहीं बैठना चाहिए, मेरा कहना है। नहीं बैठना चाहिए, वो तो ठीक बात है। और जैसे ही बीजेपी ने ये कैंडिडेट का ऐलान किया था उसके बाद थोड़ा सा एक विवाद भी उनके साथ जुड़ा, जिस पर पार्टी ने स्पष्टीकरण दिया। नहीं, सलूम्बर में शांता देवी की मार्कशीट को लेकर के या शायद मुझे लगता है कि कोई एक विवाद हुआ जिसमें केस भी चल रहा है, उस पर बीजेपी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो दो महिलाएं यहाँ पर हैं और एक बाप की तरफ से जितेश कटारा यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला आपको लगता है कि त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। और जो हमने बात की थी कि 84 के मुद्दे हैं या फिर इस पूरे बेल्ट के मुद्दे हैं, उनका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है कि आखिरकार किसको यहाँ से जीत मिलती है। लेकिन मार्जिन जरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम ही रहने वाला है इन दोनों सीटों पर भी, जीते चाहे कोई, लेकिन मार्जिन काफी कम रहेगा। मार्जिन कम रहेगा क्योंकि जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तीन दमदार अगर उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, तो वोट देखिए बढ़ता है। सबका आपका अपना अपना वोट बैंक है, अपना अपना कार्डर है। बीजेपी का बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर हम यहाँ पे बीएपी की बात करें, सभी अपने अपने वोटर को रिझाने की कोशिश करेंगे, उनको वोट बैंक हासिल करने की, उनकी वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस लिहाज से जीत हार का मार्जिन कम रहेगा। और इन तीनों में से जीतेगा कौन ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक बड़ी जंग होगी कि नंबर 2 पर कौन रहता है। ये भी एक बड़ी बात होगी जो कि आगे की राजनीति की दिशा यहां पर तय करेगी इस इलाके की। ये बिल्कुल दिलचस्प बात बताई आपने। अब दौसा की बात कर लेते हैं। दौसा भी बड़ी चर्चित है और चर्चित इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की अगर हम बात करें तो मुरारीलाल मीणा की किस्मत जो है सीधे सीधे चुनौती है उनके सामने कि आखिर वो जिता के ले जाए। डॉक्टर किरोड़ी की बस मैं तो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ही दौसा सीट को देख रहा हूँ। डॉक्टर किरोड़ी
किरोड़ी की भी पूरी तरह से हम कहें कि नाक का सवाल हो गया है कि उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपने भाई को टिकट दिलाया और उसके बाद अब क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप कैसे देख पा रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनके भाई पर दांव चला है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीनदयाल बैरवा पर दांव चला है, नए पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं दोनों ही उम्मीदवार पहली दीनदयाल बैरवा और उनके समर्थकों का उल्लास और उनकी खुशी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंगलवार की रात में दीनदयाल, हमें खबर मिली कि दीनदयाल बैरवा उनके समर्थक डीजे पर नाच गा रहे हैं, आतिशबाजी छोड़ी जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पता चला कि दीनदयाल बैरवा को, डीडी बैरवा को किसी ने फोन करके कहा कि भाई आपका टिकट पक्का है, आपको टिकट मिलने जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ऐलान नहीं हुआ था, तो उनके उत्साह का ये देख सकते हैं कारण। और दौसा सीट की अगर बात दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे से करें तो सचिन पायलट परिवार का गढ़ दौसा सीट, और वहीं साफ तौर पर सचिन पायलट की मर्जी के बगैर इनको प्रत्याशी नहीं बनाया होगा। और ये एक तरह से किरोड़ी वर्सेस सचिन पायलट के बीच भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, ये हमको भी देखना होगा। जगमोहन मीना आरएएस रहे, नौकरी छोड़ी सरकारी, फिर उसके बाद राजनीति में लगातार बीजेपी से टिकट मांगते रहे। अब उनको भी दिखाना है कि भाई मैं क्या वाकई में जिताऊ उम्मीदवार बीजेपी के लिए साबित हो सकता हूं, मैं टिकट बार बार डिमांड कर रहा हूं। तीसरी तरफ पक्ष की अगर बात करें, तीसरे पक्ष की बात करें तो कोई निर्दलीय या कोई बागी, क्योंकि 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, अभी तक किसी ने यहाँ पर अपना, मुझे लगता है कि दो ही पक्ष हैं, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और दोनों तरफ से वर्चस्व की लड़ाई है। और यही देखना दिलचस्प होगा कि किसका वर्चस्व जो है वो कायम रह पाता है और किसका वर्चस्व कम हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब आ जाते हैं सीधे देवली उनियारा पर। देवली उनियारा सीट को लेकर आज एक बड़ा रोचक बयान आया, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी। देवली उनियारा सीट टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। टोंक सवाई माधोपुर से पिछले सांसद यानी पूर्व सांसद बीजेपी से जौनापुरिया साहब वो सामने आते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि मौजूदा सिटिंग कांग्रेस के हरीश मीणा सांसद की तरफ से देवली उनियारा सीट का टिकट बेचा गया है। और कांग्रेस की ही तरफ से ये बात कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरीश मीणा ने भी पहले आरोप लगाया। तो कांग्रेस की अंदर खाने की लड़ाई ये दिखाई दे रही है। और वो नमो नारायण मीणा का जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पानी पी कर कोसते हुए हरीश मीणा को दिखाई दे रहे हैं, भाई ने तो कांग्रेस की सिर्फ टव्वल यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए भी बड़ी मुसीबत यहाँ पर हो सकती है। आपने देखा 2 कार्यकर्ता टंकी पर चढ़े 8 घंटे से ज्यादा तक विजय बैंसला को लेकर के, उनको टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि राजेंद्र गुर्जर को अगर टिकट मिला है, ये एक तरह से उनको इनाम मिला है। राजेंद्र गुर्जर जब 2023 विधानसभा सीट में पार्टी की तरफ से टिकट मिला तो विजय बैंसला को टिकट दिया गया, लेकिन राजेंद्र गुर्जर नाराज थे, बागी नहीं हुए। उन्होंने टिकट जो है ना मिलने पर नाराजगी भले ही जाहिर ना की हो या सामने आई भी हो, उन्होंने जो है बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब विजय बैंसला के समर्थकों को, विजय बैंसला को दिखाना चाहिए, धैर्य दिखाना चाहिए था। भाई आपको मौका नहीं मिला, आप चुनाव नहीं लड़ पाए, आप चुनाव नहीं जीत पाए, अब आपको दिखाना चाहिए था। बीजेपी के भी अंदर की अंदर खाने की बात है, लेकिन यह बात साफ तौर पर यहां दिखाई देती है कि एकजुट होना पड़ेगा अगर आपको चुनाव जीतना है। और जैसा मैंने बताया कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया वो भी सक्रिय हैं और वो भी यहां पर दिखाना चाहेंगे। देखिए जो जीत चुका है यानी कि हरीश मीणा, उनके लिए तो साख दांव पर है कि उनको ये सीट जितानी है, वो सिटिंग एमएलए यहां से हैं। लेकिन सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो हारे हुए हैं वो भी यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर ये साबित कर सकते हैं कि अभी उनमें दम बाकी है। कांग्रेस ने जो टिकट दिया है उसके बाद भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के भीतर सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि अपने भीतर की नाराजगी को कम करके एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना, जैसा आपने है ना, ये दोनों पार्टियों के लिए और सीधी टक्कर हम यहाँ पर मान सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर है सीधी। लेकिन सीधे से हम जी खींवसर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर खींवसर में देखिए अभी जब हम बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही आरएलपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है आधिकारिक तौर पर, और कनिका बेनीवाल जो है हनुमान बेनीवाल की पत्नी, वो यहां से चुनाव लड़ेगी। अब ये साफ हो गया आधिकारिक तौर पर भी। इसके बारे में तो अब खींवसर का समीकरण तो आप ही समझाएं, हम बताते भी रहे हैं। नागौर से ही आप आते हैं, खींवसर की सीट पर कनिका बेनीवाल अपने भाई को क्यों टिकट नहीं दिया, अपनी पत्नी को टिकट क्यों दिया, और कैसा यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा? यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पर पिछली बार का जो मार्जिन था वो 2059 वोट का था, ये तो आपको रविंद्र आपको पता है, और रेवंत राम डांगा, और जो है बीजेपी ने यहाँ पर डांगा को फिर से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि ज्योति मिर्धा और तमाम नाम यहाँ पर थे, और कांग्रेस ने जो डॉक्टर रतन चौधरी जो है उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रतन चौधरी की जो पति हैं सवाई सिंह,
वे रिटायर्ड हैं और पहले बीजेपी में थे। सुबह उन्होंने बीजेपी छोड़ी, शाम को अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। देर रात होते होते जब कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हुआ तो अपनी पत्नी को उन्होंने टिकट दिलवाने में कामयाबी हासिल की। इसे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब चूंकि हनुमान बेनीवाल लगातार ये माहौल बनाते रहे कि नहीं भाई मैं जनता से पूछ के ही टिकट बांटूंगा, जिसको जनता चाहेगी उसी को टिकट दूंगा, अंतिम समय तक कोशिश यही रही। हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं डर जरूर है यहाँ पर इस सीट पर कि हो सकता है कि 19-20 हो गई तो मामला गड़बड़ हो सकता है। 19-20 नहीं, मैं कह रहा हूँ शून्य हो जाएगा। एक ही सीट है आरएलपी की, अगर ये सीट चली गई तो फिर शून्य हो जाएगा। वो बयान भी आया उनका, उन्होंने कहा कि भाई जनता जो है वो अब ये देख ले, तय कर ले, अगर यहाँ से अगर हम हार गए तो आरएलपी खत्म हो जाएगी। तो यही बात है। ये तो आपने अब जो है एक तरह से कहें कि सहानुभूति फैक्टर या स्ट्रोक खेला है लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने कामों को यहाँ पर गिनाएगी, बताएगी, वो दांव चलता है, या फिर एक बार फिर से जिस तरह से कहा जाता है कि ये तो भाई गढ़ है आरएलपी का, ये एक तरह से राजधानी है राजनीति की, हनुमान बेनीवाल की, ये राजधानी पर फतह हासिल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, अपनी पत्नी को जिता पाते हैं नहीं जिता पाते हैं। भाई उनका अगर टिकट नहीं पा पाए हैं वो नाराज तो नहीं होंगे, वो साथ दिखेंगे क्या? बिल्कुल। और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और सलम्बर की जल्दी अब बात कर लेते हैं झुंझुनू की जल्दी से बात कर लें। शेखावाटी की सीट जो है वो शुरुआत से चर्चाओं में, यहाँ पर बीजेपी के राजेंद्र बांबू और कांग्रेस के अमित ओला परिवारवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर के सवाल भी खड़े थे। अब देखते हैं अमित ओला का पहला चुनाव है, क्या कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल, अमित ओला को देखिए, ये तो तय था कि कांग्रेस की तरफ से ओला परिवार से टिकट जाएगा। अब किसको जाएगा, बेटी को जाएगा, पत्नी को जाएगा, बेटे को जाएगा, ये तय हो गया कि भाई उनके बेटे को यहाँ पर टिकट मिलने जा रहा है। अमित ओला को यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया गया है। राजेंद्र भांबू की अगर बात कर लें तो राजेंद्र भांबू पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़े थे। बागी होकर आप चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताते हुए कहा है कि आप यहाँ पर इस सीट को हमारे लिए जिताकर लाइए, और बीजेपी की तरफ से दांव खेला गया है और वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि झुंझुनू पर एक ही परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा है। एक ही बड़ा सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस को क्या परिवार के इतर को सोचने की यहाँ पर दिखता ही नहीं है। और यहाँ पर एक और छोटी सी बात और इसके साथ अगली वाली सीट पर बढ़ जाएंगे। मैं जान रहा हूँ आपको बुलेटिन में आया, लेकिन राजेंद्र गुड़ा भी और उनकी पत्नी भी झुंझुनू की इस सीट को दिलचस्प बना रहे हैं। उन्होंने दोनों निर्दलीय पति पत्नी ने दोनों ने इसलिए किया है कि कहीं किसी का पर्चा अगर निरस्त होता है, कुछ खामी उसमें आती है, तो फिर उसके बाद एक तो कैंडिडेट कम से कम रहे। झुंझुनू में भी दिलचस्प होने वाला है। राजेंद्र गुड़ा हम सभी जानते हैं पूर्व मंत्री हैं और पूर्व विधायक रहे। और रामगढ़ की बात कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि रामगढ़ में हो गया भाई साहब, यहाँ पर इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सहानुभूति का फैक्टर भी जो जुबैर है, आर्यन जुबैर खान और सुखवंत सिंह बीजेपी से हो गए। यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। सुखवंत सिंह 2023 में जो है जब चुनाव लड़े थे दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी से 2018 में उन्होंने टिकट लेकर दूसरा नंबर हासिल किया था, लेकिन 2023 में वो जब टिकट नहीं मिला निर्दलीय, उन्होंने अपना ताल ठोकी और जय आहूजा जो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पर आ गए थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। हेमंत आहूजा इस बार भी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, नाराजगी भी जताई लेकिन मान गए हैं। बीजेपी यहाँ पर एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। संकेत और संदेश सीधा सीधा इस सीट पर यही है बीजेपी का कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। सरकार ने अब तक जो किया है वो जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार जनता किसको किन सीटों पर चुनती है। रोज का डेवलपमेंट बताएंगे दर्शकों के इन उपचुनावों को लेकर क्या कुछ चल रही है गहमा गहमी। आज नामांकन दाखिल हो चुका है, मुख्यमंत्री की तरफ से कई रैलियां की गई हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या रंग इन चुनावों के निकल कर आते हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखाएगा। कमियां और सुझाव आमंत्रित है। नमस्कार।